गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं हेमंत कुमार सिंह, प्रवक्ता गणित, जीआरबी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। आज पिछली वीडियो में हमने आपको प्रश्नावली 3.3 के कुछ सवाल हल कराए थे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने वो वीडियो देखी होगी और सवाल बनाना सीखा होगा। और इस वीडियो में हम आपको अगली प्रश्नावली से संबंधित जो टॉपिक है जो आपको यहाँ पे पढ़ना है वो हम पढ़ाएंगे। और डेली वीडियो देखिए आप लोग, ठीक है। तो ज़्यादा चर्चा ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए। तो देखिए, आज का पहला टॉपिक है व्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो पहले इसको सुन लीजिए, उसके बाद हम लिखवा देते हैं इसको कि परिभाषा क्या है। तो देखिए, यदि कोई आव्यूह, वर्ग आव्यूह दी हुई है हमें a जिसकी कोटि m है, उसके वो दी हुई है, और कोई b एक m कोटि की वर्ग आव्यूह हमें और मिल जाती है इस प्रकार की a b और b a दोनों ही बराबर हों किसके, I के, यानी कि तत्समक आव्यूह के बराबर हों, तो B A की प्रतिलोम आव्यूह कही जाती है, जिसको हम A इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं, और A इनवर्स को ही व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहा जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए। जो हमने अभी आपको मौखिक रूप से बताया था उसको आप लिख भी सकते हैं। तो वही चीज, यदि A M कोटि की वर्ग आव्यूह है और यदि एक अन्य वर्ग आव्यूह B का अस्तित्व इस प्रकार है कि AB बराबर BA बराबर I हो, तो B को A का व्युत्क्रम आव्यूह कहा जाता है और इसे A इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यानी कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह की परिभाषा है। ठीक है, तो अब हम इसमें समझेंगे कि दो प्रमेय हैं, प्रमेय 3 और प्रमेय 4। उनको भी हम आपको समझाते हैं कैसे उनको हल किया जाता है और क्या वो प्रमेय में दिया गया है। ठीक है, देखिएगा। तो ये प्रमेय संख्या 3 है। प्रमेय 1 और प्रमेय 2 हम पहले समझा चुके हैं। प्रमेय 3, व्युत्क्रम आव्यूह की अद्वितीयता यानी कि यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, यानी कि इसमें ये कहा गया है कि यदि किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह हो यानी कि उसका अस्तित्व हो तो वो अद्वितीय होगा। ठीक है, यानी कि केवल एक ही इनवर्स होता है, कई सारे इनवर्स नहीं बनते किसी आव्यूह के। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे सिद्ध करेंगे। तो देखिए कैसे होता है सिद्ध इसका। तो देखिएगा, यहाँ हम सिद्ध करने जा रहे हैं। तो माना कि एक M कोटि की वर्ग आव्यूह है, ठीक है, और इसके हमने दो इनवर्स यानी कि दो व्युत्क्रम मान लिए। पुनः माना कि B व C दो व्युत्क्रम आव्यूह हैं, वर्ग आव्यूह एक ही। ठीक है, तो हमने क्या माना है कि B और C दो व्युत्क्रम आव्यूह हैं, वर्ग आव्यूह एक ही। ठीक है, तो परिभाषा से हम जानते हैं कि यदि B एक ही व्युत्क्रम आव्यूह होगी तो AB इक्वल टू BA इक्वल टू I बनेगा, पहली कंडीशन। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम, यदि B व्युत्क्रम
आव्यूह है एक ही। तो ये बन जाएगा ए बी इक्वल टू बी, ए इक्वल टू आई। और यदि सी व्युत्क्रम आव्यूह है एक ही, तो क्या हो जाएगा, ए सी बराबर सी ए बराबर आई, परिभाषा से। ये तो परिभाषा बताई थी, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब हमको यह सिद्ध करना है या ये बताना है कि दो जो हमने माने हैं वो हमने गलत माने हैं, सही होगा। बी और सी अगर बराबर आ गए, यानी कि बी और सी दोनों बराबर आ गए, तो यहाँ से हम सिद्ध कर पाएंगे कि बी और सी बराबर हैं, इसका मतलब एक ही इन्वर्स होता है, ठीक है, यानी कि व्युत्क्रम आव्यूह इसका अद्वितीय है। समझ में आया? तो देखिए कैसे करेंगे। अब बी बराबर लिख सकते हैं, बी आई लिख सकते हैं, डी आई लिख सकते हैं, और आई को हम लिख सकते हैं ए सी लिख सकते हैं, या सी, जो भी आपका मन करे। तो बी को ये सी ए लिख दिया हमने, सी ए, ठीक है, सी ए ना करो, ए सी करो, ठीक है, ए सी, ठीक है। अब जानते हैं हम कि जो गुणन होता है आव्यूह का गुणन में साचर नियम लगता है, ठीक है। तो साचर नियम की वजह से कोष्टक इन दोनों पर है, तो पहले दोनों पे आ जाएगा, यानी कि बी ए, ये लिख सकते हैं इसको हम साचर नियम की वजह से। अब बी ए बराबर क्या है, फर्स्ट में दिया हुआ है आई, तो ये कितना हो गया, आई गुणे सी। और आई का गुणा किसी भी आव्यूह में किया जाए तो वो उसमें समा जाता है, यानी कि वो उस दी हुई आव्यूह को नहीं बदलता। तो यहाँ पे उत्तर कितना आएगा, बराबर सी। तो बी बराबर कितना आ गया, सी आ गया ना। यानी कि हमने जो माना है कि वर्ग आव्यूह ए की दो हमने व्युत्क्रम आव्यूह मानी थी, बी व सी, लेकिन ये दोनों बराबर है, इसका ये मतलब हुआ कि व्युत्क्रम आव्यूह अद्वितीय होता है। समझ में आ गया? बी और सी बराबर लाने थे, दिखा दिया हमने, ठीक है। अगली प्रमेय पे चलते हैं, आइए देखें। देखिए अगली प्रमेय संख्या 4 है। इसमें दिया गया है कि यदि ए व बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हों तो ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है। तो आइए इसको हम सिद्ध करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर दिया गया है कि ए व बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं। तो यहाँ पर यदि हम ए बी गुणा ए बी का इन्वर्स रखें तो कितना आएगा, आई। क्यों आएगा ये, क्योंकि हम जानते हैं कि ए गुणा ए इन्वर्स कितना होता है, आई होता है। इस वजह से ए बी गुणा ए बी इन्वर्स कितना होगा, आई के बराबर, ठीक है। अब देखिए हमने इसमें ए इन्वर्स का गुणन, तो ए इन्वर्स का गुणन पहले करने पर, यानी पहले करने पर दोनों क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ए इनवर्स का पहले करना है दोनों तरफ, है ना, लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं पक्ष में भी और दाएं पक्ष में भी। तो यहाँ पर ए इनवर्स ए बी कोष्टक ए बी इनवर्स और यहाँ पे ए इनवर्स डॉट आई, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए इसको हल करेंगे तो कोष्टक क्योंकि गुणन है तो गुणन में साचर्य नियम लगता है, तो ये दो को जो इन पे है कोष्टक वो बदल के इन दोनों पे आ जाएगा। तो ये लिख सकते हैं ए इनवर्स ए बी को अलग कर दिया और ये हो गया ए बी का इनवर्स बराबर ए इनवर्स ही हो जाएगा, क्योंकि आई तो एक की तरह काम करती है। 7 में 1 का गुणा करें तो 7 आता है, 8 में 1 का गुणा करें 8 आता है, और
आई जो है यहाँ पे तस्मक अवयव है, सॉरी तस्मक अवयव है, तो आई का भी वही काम है जो एक का काम होता है गुणन में, ठीक है। तो आई इसमें समाप्त हो जाएगी, ए इनवर्स गुणा आई कितना हो जाएगा, ए इनवर्स, ठीक है। अब देखिए ये कितना बन गया, ए इनवर्स ए, ये लिखा हुआ है आई, तो कितना बन गया आई बी, ए बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक। अब आई भी कितना हो जाएगा, हमें बताया कि आई तो किसी के साथ भी गुणा कर दें खत्म हो जाता है, ठीक है ना, और वही आता है रिजल्ट जो आई के अलावा जो भी गुणन में आदि हो वही रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा रिजल्ट, ये आ जाएगा आई बी का बी, ए बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स, ठीक है। अब पुनः बी इनवर्स, क्योंकि बी को हटाना है तो बी इनवर्स का करना पड़ेगा, पहले ए को हटाया तो ए इनवर्स का किया, अब यहाँ पे हम बी इनवर्स करेंगे क्योंकि हमें बी को हटाना है, तो हम यहाँ लिखेंगे पुनः बी इनवर्स का गुणन पहले करने दोनों तरफ करेंगे, दोनों तरफ भी, ठीक है, दोनों तरफ। तो देखिए ये कितना बनेगा, बी इनवर्स बी ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स, ठीक है। बी इनवर्स भी कितना हो जाएगा, क्योंकि ए इनवर्स आई होता है, या और ये भी लिख सकते हैं कि ए इनवर्स ए बी आई ही होता है, तो चाहे आगे हो इनवर्स या पीछे हो, लेकिन करेंगे गुणन दोनों का तो हम आई को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि ए बी इक्वल टू बी ए जो बताया था हमने परिभाषा में। तो बी इनवर्स बी कितना हो गया, आई गुणा ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, यहाँ से समझ में आ रहा है। अब आई इसमें समा जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ए बी का इनवर्स किसके बराबर होता है, बी इनवर्स गुणा ए इनवर्स के बराबर होता है। ए बी का इनवर्स ए इनवर्स गुणा बी इनवर्स के बराबर नहीं होता, ए बी का इनवर्स होता है बी इनवर्स गुणा ए इनवर्स। समझ में आ गया, ठीक है। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं, यानी कि प्रारंभिक संक्रियाएं, ठीक है, वो हम समझाएंगे, और उससे हम जो व्युत्क्रम आव्यूह होती है किसी आव्यूह की, वो निकालना आपको समझाएंगे। तो आइए चलते हैं, देखिएगा अगला टॉपिक है आज का आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया, या हम कह सकते हैं आव्यूह रूपांतरण, अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो किसी भी आव्यूह को हम 6 तरीकों से बदल सकते हैं, क्योंकि उसमें जैसे 6 तरीकों से जब कह रहे हैं, जब 3/3 किसी वर्ग आव्यूह की कोटि हो, तो 3 हो गई स्तंभ और 3 हो गई पंक्तियाँ, तो 3 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ, तो टोटल 6 तरीकों से हम उसको बदल सकते हैं। तो क्या क्या तरीके हैं बदलने के, लेकिन सबसे पहले हम ये बताएंगे कि किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रमीय आव्यूह अस्तित्व में है या नहीं, उसको कैसे हम पता करें। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हम सवाल करना शुरू कर दिए, लंबा चला गया सवाल और उसका व्युत्क्रमीय आव्यूह निकल ही नहीं रहा है। वो क्यों नहीं निकल रहा है उसको पहले ही जांच लें, तो इतना समय हमारा बच जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रमीय आव्यूह अस्तित्व में कब नहीं होता। तो आइए देखिए, तो यहाँ लिख लें नोट करके, एक चीज नोट कर लीजिए, यदि किसी वर्ग आव्यूह यदि किसी वर्ग आव्यूह ए का सारणी शून्य, यानी कि 0 शून्य आ जाए, तो ए का व्युत्क्रमणीय
ए का व्युत्क्रम या व्यू अस्तित्व में नहीं होता, अस्तित्व में नहीं होता। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि सारणिक A बराबर 0 है तो A इनवर्स अस्तित्व में नहीं होगा। तो यानी कि सबसे पहले हमें सारणिक निकालना होगा, और सारणिक 2x2 का निकालना आपको सिखाते हैं, और 3x3 का सारणिक कैसे निकाला जाता है पहले वो समझाते हैं। क्योंकि बिना उसके आप यदि क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं और कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसका व्युत्क्रमीय आव्यूह अस्तित्व में नहीं होगा, तो आप करते ही रहेगा, उसका कभी भी व्युत्क्रम आव्यूह नहीं निकल के आ पाएगा। तो देखिएगा कैसे हम 2x2 के यानी कि वर्ग आव्यूह 2x2 यानी कि 2 पंक्तियाँ 2 कोटि 2 स्तंभ और 3 पंक्तियाँ 3 स्तंभ वाले वर्ग आव्यूह की हम सारणिक कैसे निकालते हैं। वैसे तो पाठ संख्या 4 में भी हम आपको ये चीज़ समझाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें ज़रूरत है, इसलिए हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। और इसी तरीके से आप ध्यान रखना है जो पाठ संख्या 4 में भी हम करेंगे, क्योंकि अगला पाठ आपका सारणी की तो है। चलिए आइए देखिएगा कोटि 2x2 यानी कि 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभ का सारणिक हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए यदि A बराबर दिया हुआ है ABCD, ठीक है, ये कोई वर्ग आव्यूह है 2x2 की, तो हमें सारणिक निकालना है। यानी कि ये देखो अंतर क्या है दोनों में, आव्यूह में ब्रैकेट लगते हैं, ठीक है ना, आव्यूह में कोष्टक के रूप में होते हैं, ठीक है, वर्ग कोष्टक जिसे बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। और जबकि सारणिक में हम 2 डंडे यानी कि 2 बार लगाते हैं, ठीक है, वर्टिकल लाइंस उधर रेखाएं खींच देते हैं, तो वो सारणिक का चिन्ह बन जाता है। हालांकि इसको लिखने का तरीका ये है ABCD, तो दोनों में केवल चिन्हों का अंतर है, यहाँ भी ABCD रखें, यहाँ भी ABCD रखें, लेकिन यहाँ पे वर्ग कोष्टक और यहाँ पे सीधी ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, वर्टिकल लाइंस हैं। तो यही अंतर है सारणिक में और आव्यूह की प्रदर्शन करने में, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, देखो इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है, और इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि कैंची गुणा करेंगे और बीच में लगा देंगे माइनस का चिन्ह। तो कैसे देखिए, A का D में AD आ गया और B का C में BC आ गया और बीच में चिन्ह बदल के माइनस हो गया। कितना आसान है, कुछ नहीं करना, केवल आपको जो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से, या कैसे भी कर लो, जो डायगोनली यानी कि विकर्ण रूप में जो आमने सामने हैं उनको गुणा करो और बीच में माइनस लगा दो। बहुत ही आसान, इसे 2x2 के सारणिक आप निकाल सकते हैं। तो एक हम निकाल के दिखाते हैं उदाहरण के रूप में। देखिए A बराबर है मान लो 1 2 3 4, इसका सारणिक हमें निकालना है, यानी कि ये निकालना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, और ये लिख दिया। हमने क्या बताया था, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, और बीच में लगेगा इन दोनों के गुणा के बीच में माइनस का चिन्ह। तो देखिएगा 1 का गुणा 4 में, ठीक है, और 2 का गुणा 3 में, और बीच में चिन्ह कैसा, माइनस। समझ में आ रहा है। तो 1 गुणा, क्योंकि डॉट का मतलब यहाँ गुणे से है, डॉट का मतलब दशमलव मत समझना आप। तो 1 का गुणा 4 में किया 4 आया, माइनस का 2 का गुणा 3 में किया 6 आया, कितना आ गया, माइनस का 2। समझ में आया। बिल्कुल इसी तरीके से आपको 2x2 कोटि के सारणिक निकालने हैं। तो आप लोगों को 2x2 कोटि की वर्ग आव्यूह की सारणिक निकालना आ गया, समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत ही आसान है।
और कुछ उदाहरण अपने आप भी कीजिएगा तो और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम सिखाते हैं आपको 3/3 के सारणिक को हल करने का तरीका। 40 3/3 का सारणिक। देखिए, इसमें यदि कोई वर्ग आव्यूह है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो इसको कैसे हल करते हैं? ठीक है, अभी तो केवल आपको ध्यान रखना है जो मैं समझा रहा हूँ, केवल पहली पंक्ति के अनुदिश में निकाल दूंगा और इसी तरीके से अभी आप सीख लीजिए। जब सारणिक का पाठ कराऊंगा तब समझाऊंगा कि किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुदिश हम सारणिक निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें अभी नहीं समझाऊंगा क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम यदि सारणिक ए निकालें, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, तो ये 3/3 की जो सारणिक है उसको हम 2/2 में तोड़ते हैं जब हम उसे हल करते हैं। तो देखिए कैसे, क्या मतलब है इसका। पहली पंक्ति का, जो पहली पंक्ति में क्या क्या अवयव है, ए है, बी है और सी है, तो पहली के लिए प्लस का चिन्ह लेंगे, दूसरे के लिए माइनस का, फिर प्लस का। अल्टरनेटिव यानी कि क्रमगत तरीके से प्लस माइनस प्लस आते हैं। ठीक है, अब ये क्यों आते हैं ये पाठ संख्या 4 में समझेंगे। ठीक है, केवल अभी ध्यान रखना है आपको। तो प्लस का ए लिया। ठीक है, अब ए जहां पर बैठा है, ए पहली पंक्ति और पहले स्तंभ पर है ना, तो जब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ पर है और ए हमने ले लिया, तो आगे के इनके पहली पंक्ति का कोई भी अवयव नहीं लिया जाएगा ए के अलावा, और पहले स्तंभ का कोई भी अवयव नहीं लिया जाएगा। तो बचा क्या, ये गया और ये गया, क्या बचा, ई एफ एच आई, ई एफ एच आई। ठीक है, अब क्या है, अगला बी है और बी के ऊपर क्या था चिन्ह, माइनस, तो माइनस का भी लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब बी के लिए वही चीज होगी, बी दूसरे स्तंभ में और पहली पंक्ति में, तो पहली पंक्ति का कोई अवयव नहीं आएगा और दूसरे स्तंभ का कोई अवयव नहीं आएगा, यानी कि ये खत्म और ये खत्म, तो क्या बचा, डी एफ जी आई। क्या लिखेंगे, डी एफ और जी आई। ठीक है, अब पहली पंक्ति में तीसरा जो अवयव है वो है सी, और चिन्ह कैसा ऊपर, प्लस का, तो प्लस का सी। देखिएगा इसमें, देखिए आप, इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो स्थिति है वो है पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, इनके अवयव नहीं लिए जाएंगे, यानी कि पहली पंक्ति खत्म और तीसरा स्तंभ खत्म। क्या बचा, डी ई जी एच, डी ई जी एच। अब देखिए 2/2 को हमने अभी आपको हल करना सिखाया, 2/2 से इनको हल करके और जो ए का गुणा उसमें हो जाएगा, माइनस बी का इसमें और प्लस सी का उसमें, और जो भी निष्कर्ष आएगा वो आप निकाल देंगे। आइए एक उदाहरण करते हैं जब आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। आइए देखिए ये एक वर्ग आव्यूह है 3/3 की, जिसकी पहली पंक्ति में 1 2 2, दूसरी पंक्ति में 2 1 1 और तीसरी पंक्ति में 1 2 1। इसका हमें सारणिक ज्ञात करना है। तो देखिए जो इसका सारणिक बनेगा वो ऐसे लिखेंगे, सारणिक का चिन्ह बनाएंगे, 1 2 2 2 1 1 और 1 2 1। तो जो हमने बताया प्रथम पंक्ति के अनुदिश हम निकालते हैं, तो हमने ये समझाया था, प्लस माइनस प्लस लिख देंगे, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अभी इस पार्ट के लिए यानी कि तीसरे पार्ट में हम इसी तरीके से, चौथे पार्ट में समझाएंगे कि और क्या इसका तरीका होता है, क्यों प्लस माइनस प्लस लगाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम देखें तो पहला अवयव है 1 और साइन कैसा है, चिन्ह कैसा है, प्लस, तो प्लस का 1। इसकी स्थिति क्या है, प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ, यानी कि प्रथम पंक्ति खत्म और प्रथम स्तंभ खत्म। क्या रह गया, 1 1 2 1। क्या लिख देंगे, 1 1 2 1। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगले पे चलते हैं, यानी कि 2 पर, चिन्ह कैसा है, माइनस का, तो माइनस का 2 लिया। ठीक है, अब इसको देखें कि इसकी स्थिति है दूसरा स्तंभ पहली पंक्ति, तो पहली पंक्ति का कोई अवयव नहीं आएगा और दूसरे
स्तंभ का कोई अवयव नहीं आएगा, तो आएगा 2 1 और 1 1, 2 1 1 1। फिर प्लस का चिन्ह है, 2 है अवयव, ठीक है। अब इसमें कैसा आएगा बताइए, तीसरा स्तंभ का कोई अवयव नहीं, प्रथम पंक्ति का कोई अवयव नहीं, तो 2 1 1 2, 2 1 2 1 और 1 2, ठीक है। अब 2/2 को हमने हल करना सीख लिया है, तो देखिए 1 का इससे गुणा, यानी कि ये क्या आएगा कोष्टक में 1 गुणा 1, 2 का 1 से गुणा, 2 गुणा 1 और बीच में माइनस का चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पे -2 है तो -2 लिखा, इसका कोष्टक बनाएंगे तो 2 का 1 से 2 गुणा 1, 1 का 1 से 1 गुणा 1 और बीच में माइनस का चिन्ह, प्लस का 2, फिर कोष्टक 2 का 2 से 2 गुणा 2, 1 का 1 से 1 गुणा 1, बीच में माइनस का चिन्ह। समझ में आ रहा है यहाँ तक? बिल्कुल यही चीज करा रहे हैं। देखिए प्लस का 1 1 माइनस 2, माइनस का 2 2 माइनस 1, प्लस का 2 4 माइनस 1, ठीक है। इनको हल करें तो प्लस का 1, ये 1 में से 2 गया, माइनस का 1 बचा, माइनस का 2 ये 1 हो गया, प्लस का 2 ये 3 हो गया, ठीक है। यहाँ तक इनको हल करना है। 1 का -1 में -1 हो गया, -2 का 1 में -2 हो गया और प्लस का 2 गुणा 3 हो गया, प्लस का 6। तो देखिए इसको हल करते हैं तो -3 प्लस 6 कितना हो गया, प्लस का 3, ठीक है। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो जो ये एग्जाम्पल हमने कराया है इसका 0 के बराबर नहीं है, तो अगर हम निकालना चाहें तो हम देख सकते हैं कि ए का व्युत्क्रम आव्यूह निकल आएगा, अस्तित्व में है, ठीक है। अगर ये 0 के बराबर आ जाए, किसी भी सारणिक किसी भी वर्गाव्यूह का सारणिक 0 के बराबर आ जाए, तो हम ये कहेंगे कि उसका व्युत्क्रम आव्यूह अस्तित्व में नहीं है। तो सबसे पहले हमें जांच यही करनी है कि व्युत्क्रम आव्यूह अस्तित्व में है या नहीं। ऐसा ना हो कि हम सवाल करने लग जाएं और सवाल लंबा जा रहा है, हो ही नहीं रहा है हल, तो 100% यही केस होगा कि उसका व्युत्क्रम आव्यूह निकाल ही नहीं सकते हैं आप, क्योंकि उसका सारणिक निकालने पे 0 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई ना बात? तो सबसे पहले हमें यही चेक करना होगा, यही जांचना होगा कि हम जिस आव्यूह के, जिस वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह निकाल रहे हैं, क्या उसका सारणिक 0 तो नहीं है। सबसे पहले ये जांच करनी है हमको, इसीलिए हमने एक टॉपिक आपको एक्स्ट्रा कराया है, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं कि रूपांतरण कैसे करते हैं। आव्यूह में जो रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन, प्रारंभिक संक्रियाएं कैसे हम लगाते हैं, तो 3 तरीकों से ये लगाई जाती हैं, वो भी समझाते हैं। और कब कौन सी ऑपरेशन यानी कि कब कौन सी संक्रिया लगाएंगे, पंक्ति संक्रिया कब लगाएंगे या स्तंभों की संक्रिया कब लगाएंगे, ये भी आपको समझाते हैं। आइए देखिए बच्चों, सबसे पहले हमको यह जानना है कि कब हम पंक्ति संक्रिया से व्युत्क्रम आव्यूह निकालें और कब हम स्तंभों की संक्रिया से व्युत्क्रम आव्यूह निकालें। क्योंकि सबसे मुख्य यही है कि कब हमें कौन सी संक्रिया लगानी यही ज्ञात नहीं होता, यही अंदाज़ा नहीं लगा पाते। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कब हमें रो ऑपरेशन यानी कि पंक्तियों की संक्रिया लगानी है और कब हमें कॉलम ऑपरेशन यानी कि स्तंभों की संक्रिया लगानी है। और आव्यूह में ये ध्यान रखना है कि यदि हमने पंक्तियों की संक्रिया लगाई है तो पूरे क्वेश्चन में, पूरे सवाल में आप पंक्तियों की संक्रिया ही लगाएंगे, स्तंभों की संक्रिया नहीं लग सकती, ठीक है। और यदि हमने स्तंभों की संक्रिया का इस्तेमाल किया है तो हम स्तंभों की संक्रिया से पूरा सवाल हल करेंगे, उसमें पंक्तियों की संक्रिया कहीं लगा सकते, जबकि सारणिक में कुछ अलग है। सारणिक का जब आएगा जब समझेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए, तो सबसे पहले हम जानें कि कब हम कौन सी संख्या लगाते हैं। तो देखिए दो चीज़ें लिखी हुई है, एक लिखा हुआ है a = IA और एक लिखा हुआ है a = AI, दोनों ही बात सही है। तो देखिए इसको लिखते हैं, यानी कि a कोई भी आव्यूह हमें दे दी होगी, तो जैसे ABCD, ठीक है, बराबर 1 0 0, क्योंकि हम जानते हैं कि I किसके बराबर होती है, 1 0 0 1 के बराबर होती है। और ये वाला a जो है राइट हैंड साइड वाला, उसको ऐसे रखा जाता है। यदि I पहले है, यानी कि I पहले है, तो हमें R लगाना है, यानी कि R का मतलब हो गया रो ऑपरेशन।
आई पहले है तो रो ऑपरेशन, ध्यान रखना है, आई पहले हो तो रो ऑपरेशन, और यदि आई बाद में हो तो क्या लगाएंगे, कॉलम ऑपरेशन, क्योंकि इसको लिखा जाएगा ए बी सी जी, और ए यहाँ बीच में आ जाएगा और यहाँ पे आई का मान 1 0 0 1, ठीक है। इस तरीके से इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे आई बाद में है और यहाँ पे आई पहले है। पहले है तो रो ऑपरेशन यानी कि पंक्तियों की संक्रिया, हिंदी में भी लिख सकते हैं हम, पंक्ति संक्रिया, ठीक है। और यहाँ आई बाद में है तो कॉलम यानी कि सी से बनता है कॉलम ऑपरेशन, इसको नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। कॉलम ऑपरेशन यानी कि स्तंभ संक्रिया। देखो इसको याद करने का तरीका सबसे बढ़िया ये है कि आप क्रिकेट तो देखते ही होंगे। क्रिकेट में एक टीम है आरसी यानी कि रॉयल चैलेंजर, उससे याद रखिए आरसी यानी कि रॉयल चैलेंजर। और भी बहुत से नाम है, अपने अनुसार आप कुछ भी बना सकते हैं। रॉयल चैलेंजर में आर पहले आता है और सी बाद में, यानी कि आर पहले आया तो आई पहले आएगा, और सी बाद में है तो सी का मतलब आई बाद में आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, रॉयल चैलेंजर से आपको याद रखना है, ठीक है। आर सी, आर का मतलब रो ऑपरेशन और सी का मतलब कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। तो समझ गए कॉलम ऑपरेशन कब लगेंगे, यानी कि स्तंभों की संक्रिया कब लगेगी, जब आई बाद में होगा। और रो यानी कि पंक्तियों की संक्रिया कब लगेगी, जब आई पहले होगा सीधे हाथ में ही, यानी कि दाएं पक्ष में ही होगा, बाएं पक्ष में आई नहीं लेते, ठीक है। आगे हम समझाएंगे, इस प्रश्न कराएंगे आपको, तब समझाएंगे आई को बदला जाता है, कैसे बदला जाता है, संक्रिया लगाते हैं, ठीक है। तो अब संक्रिया किस किस तरीके से लगाई जाती है वो समझाते हैं। आइए देखिए, तो देखिए पहला तरीका क्या है कि किन्हीं भी दो पंक्तियों को या किन्हीं भी दो स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए। समझ में आ रहा है, आपस में, यानी कि पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति से बदल जाए और दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति से बदल जाए। तो इसको लिखते हैं हम, इसमें लिखेंगे किन्हीं दो पंक्तियों किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर आपस में बदलना, ठीक है। इस बात को सिंबॉलिकली यानी कि चिन्हात्मक रूप में कैसे लिखेंगे कि आर आई चेंज बाई आर जे चेंज बाई आर, या सी आई चेंज बाई सी जे और सी जे चेंज बाई सी आई। यानी कि इसका मतलब यह है कि आर आई को आर जे में बताया जा रहा है, आर जे को आर आई में। या अगर कॉलम में चलते हैं तो क्योंकि कॉलम सी से बनता है तो सी आई को सी जे में और सी जे को सी आई में बदला जा रहा है। समझ में आ गया। जब हम किन्हीं भी दो पंक्तियों को या किन्हीं भी दो स्तंभों को परस्पर आपस में बदल देंगे तो हम ये सिंबल पहले देंगे, उसके बाद ही हम बदलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए दूसरा बिंदु यह है कि किसी पंक्ति या स्तंभ को किसी शून्येतर संख्या से गुणन करके, सिंबॉलिक यानी कि चिन्हात्मक रूप से लिख सकते हैं इसको आर आई चेंज बाई के आर आई, यानी कि उसी संख्या में गुणा
कर देते हैं, ठीक है, या CI चेंज बाई KCI। देखो यहाँ आई है, यहाँ भी आई है, यानी कि वही पंक्ति हमने ली है, उसमें बस किसी भी शून्येतर संख्या k का हमने यहाँ अचर का यहाँ पे गुणा कर दिया है, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो पहले हमें ये लिखना होगा जब हम उसको करेंगे, ठीक है, ये चिन्हात्मक रूप में ही हमें इसको करना है, सवालों में भी ये लगाने हैं, इसलिए समझ लीजिए ढंग से। अब इसका तीसरा मुख्य पॉइंट है, देखिए तीसरा बिंदु यह है, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना, ठीक है। तो इसका मतलब यह है, सिंबॉलिक ये है इसका चिन्हात्मक, कि RI चेंज बाई RI प्लस और माइनस KRJ। ये ध्यान रखना है इसमें, जब हम किसी और पंक्ति या किसी और स्तंभ की मदद ले रहे हैं तो हम जिसको बदल रहे हैं, जिसमें बदलाव कर रहे हैं, उसमें किसी भी शून्येतर संख्या का गुणा नहीं होगा, गुणा किसमें होगा, जिसकी मदद ली जा रही है उसमें गुणा करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट स्टेप है। बच्चे ज़्यादातर गलतियाँ यही करते हैं, ऐसे ही CI चेंज बाई CI प्लस माइनस KCJ, ठीक है। ये ऑपरेशंस हैं, 3 तरीकों से लगाए जाते हैं, ठीक है, 3 क्या 6 हो गए, क्योंकि 3 R के हैं और 3 ही C के हैं, 6 तरीकों से हम इन संक्रियाओं को लगा सकते हैं। तो समझ में आ गए होंगे, आप इनको नोट भी कर लीजिए, ठीक है। एक एक उदाहरण समझाता हूँ कि इसका क्या है उदाहरण, इसका क्या है और इसका क्या है। तो आइए देखिए, जैसे यहाँ पर इसके लिए उदाहरण देखिए आप, पहले वाले के लिए, तो A कोई वर्ग अवयव है 3/3 के, मान लो 1 2 -1 2 -1 0 0 1 2, ये कोई वर्ग अवयव है 3/3 की, ठीक है। तो अब हमें इसमें ये वाली ऑपरेशन लगानी है, तो हम लगाते हैं। देखिए अगर मैं लगाता हूं कि R1 परस्पर बदलाव करती है R3 से, यानी कि R1 इंटरचेंज बाई R3, दोनों तरफ चिन्हों का, दोनों तरफ तीरों का मतलब है कि R3 R1 में बदल रही है, R1 R3 में बदल रही है। तो देखिए R1 कौन सी है, ये, R3 कौन सी है, ये आपस में बदल जाएंगी, यानी कि ये लिख सकते हैं हम कि 0 1 2 ऊपर पहुंच गई, 2 -1 0 अपनी जगह, और 1 2 -1 नीचे आ गई, ठीक है, ये लग गया। या हम अगर ये लगाते C1 इंटरचेंज बाई C2, तो ये क्या बनता, A बराबर, देखिए C1 यानी कि पहला स्तंभ और C2 यानी कि दूसरा स्तंभ, ये आपस में परस्पर बदल रहे हैं, चिन्ह देखिए दोनों तरफ तीरों के चिन्ह है। तो यहाँ पर हम पहला स्तंभ दूसरी जगह यानी कि माइनस ये हो गया, और 1 2 0, और तीसरा स्तंभ जहाँ है वहीं रहेगा, जैसा था वैसे ही लिखा, समझ में आ गया। देखिए दूसरा स्तंभ पहले की जगह आ गया है, और पहला स्तंभ 1 2 0 दूसरी जगह पहुंच गया, तो वही है, समझ में आ गया, ठीक है। अब चलिए इस बात को करते हैं। इसमें दिया गया है कि किसी पंक्ति या स्तंभ को किसी शून्येतर संख्या से गुणन करके, यानी कि RI चेंज बाई KRI और CI चेंज बाई KCI। तो देखिए इसका उदाहरण देखिए आप, जैसे यही है तो इसमें लगाते हैं। अगर मैं इसमें लगा दूं कि कुछ भी R1 चेंज बाई 5R1, तो ये जो A है वो क्या हो जाएगा, A क्या बनेगा, देखिए, क्योंकि मैं पहली पंक्ति में 5 का गुणा कर रहा हूँ, पहली पंक्ति में तो 5 का गुणा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा क्या, 5 10 -5, बाकी सब जैसी थी वैसी लिखी जाएंगी, क्योंकि और किसी में तो दिया ही नहीं है। बात समझ में आई। अगर मैं यही ऑपरेशन या लिख के मैं कर दूं C2 चेंज बाई 2C2, ठीक है, C2 में परिवर्तन 2 का गुणा करके किया जा रहा है, तो इसको कैसे लिखता मैं, इसमें ये क्या बनता, तो पहला स्तंभ तो जैसा है वैसे लिखा जाएगा, 1 2 0, दूसरे में 2 का गुणा करें, 2 दूनी 4, -1 गुणा 2 माइनस का 2, 1 गुणा 2 2, और तीसरा स्तंभ जैसा था वैसे रखा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ रही है ना,
चलिए तीसरा जो है, तीसरा कैसे करेंगे ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना है। क्वेश्चनों में तीनों मतलब 6 तरीके लगेंगे। अब ये अलग बात है कि अगर पंक्ति लगाओ तो पंक्ति की तीन संक्रिया हो गई, और ऐसे ही स्तंभों को भी 3 संक्रिया हो गई। तो हर सवाल में आपको तीन संक्रियाओं का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो देखो तीसरे में कहा है कि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना, गुणा भी करना और फिर बाद में जोड़ना भी है। तो देखिए ये है सिंबॉलिक, तो ये दिए हुए हैं चिन्हात्मक रूप। तो देखिएगा यदि मैं ए जो दिया हुआ है इसमें ऑपरेशन देता हूं कि R2 चेंज बाय R2 और माइनस का 2R1, समझना इस बात को। R2 यानी कि दूसरी पंक्ति को बदला जा रहा है, कैसे? दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति का दुगना घटाया जा रहा है। तो देखिएगा इस बात को कैसे लिखेंगे। पहली पंक्ति जैसी है वैसी लिखी जाएगी, 1 2 -1। तीसरी पंक्ति भी जैसी है वैसी ही लिखी जाएगी, 0 1 2। केवल बदलाव किसमें हो किया जा रहा है? दूसरी पंक्ति में। तो दूसरी पंक्ति को हम बदल के लिखेंगे। कैसे? देखिए इसके लिए थोड़ा सा अगर आप चाहें तो रफ वर्क भी कर सकते हैं और नहीं तो डायरेक्ट भी हो जाएगा फिलहाल। तो देखिए कैसे, 2 -2 शून्य बन गया, ठीक है। अच्छा, -1 और -4 -5 हो गया। समझ में आ रहा है ना भाई? -1 यहाँ पर था लेकिन 2 दुगना करके भी घटा भी रहे हो तो दुगना हो गया 4 और फिर घटा रहे हो तो -4, -1 -4 -5। ऐसे ही 0 और दुगना किया -2 हुआ और फिर घटा रहे हो तो +2 तो +2। इस तरीके से, इसी तरीके से हम इसको स्तंभों में भी दे सकते थे इस संक्रिया को। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसी तरीके से हम सवाल अब हल कराएंगे। क्या कायदा रहेगा वो हम समझते हैं। आइए देखिएगा, एक उदाहरण हम अपनी तरफ से बता रहे हैं आपको कि इसमें हम व्युत्क्रमावयव कैसे निकालेंगे। जो हमने अभी सीखा, संक्रियाएं सीख ली हैं, ठीक है, उनको अब अप्लाई कैसे करेंगे, लगाएंगे कैसे और कैसे व्युत्क्रमावयव हम निकालेंगे वो हम सीखते हैं। आइए देखिए, इसमें 2x2 कोटि का हम शुरुआत कर रहे हैं, 3x3 का इसके बाद समझाएंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में 2x2 का समझ लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, तभी आपको 3x3 का अच्छी तरह से करना आएगा, ठीक है। तो 2x2 में हम कैसे लगाते हैं संक्रिया को, तो देखिए आप। तो सबसे पहले एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, हमने बताया था शुरुआत में कि या तो a बराबर आइए आप लिखें या a बराबर ai आप लिखें, है ना। और हमने आपको बताया था कि यदि i पहले लेंगे तो हम कौन सी संक्रिया इस्तेमाल करेंगे? रो वाली, यानी कि पंक्ति संक्रिया, ठीक। और यदि हम i बाद में लेंगे तो हम कौन सी संक्रिया लगाएंगे? कॉलम वाली। तो बताइए आप कौन सा लगाना चाहते हैं? चलो हम दोनों से बता देते हैं। पहले हम ये लगा रहे हैं, यानी कि i पहले ले रहे हैं, तो पहले क्या आता है? RC में R पहले आता है, दोनों ऑपरेशन। तो देखिए इसको रखा हमने, और जो चीज़ें हमने अभी सिखाई संक्रियाओं, 3 तरीके सिखाए, 3 पंक्तियों की संक्रिया और 3 स्तंभों की संक्रिया, तो उसका भी हमें यहाँ पे अप्लाई करना आना चाहिए। देखिए a रख दिया हमने, 3 1 -1 2 और i 1 0 0 1 और a, ठीक है। ये वाली करा रहे हैं हम, ठीक है। इसको उधर कराएंगे, ठीक है, इसको यहाँ कराएंगे। तो देखिए इसमें ये हमने लिख दिया है। अब हम को करना क्या है, बेसिकली ये समझ लीजिए। हमको ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ बनी हुई है, दशमलव का अवधि बनी हुई है, ये यहाँ बन जाए। ये ऑपरेशन लगा के, हम संख्या लगा के इसको यहाँ बना दें, तो जो इस जब ये यहाँ आएगी तो यहाँ भी बदलाव आएगा, और जो बदलाव यहाँ आएगा वो a इनवर्स होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जांचते हैं कि क्या इसकी सारणी शून्य तो नहीं आ रही। तो देखिए सारणी कितना आ रहा है इसका, 2x2 जल्दी हो जाएगा, 3 × 2 -1 × 1, ठीक है, और बीच में माइनस का चिन्ह। कितना आएगा? देखिए 3 × 2 6, माइनस प्लस का 1 यानी कि 7। तो शून्य तो नहीं आ रहा भाई, यानी कि इसमें a इनवर्स का अस्तित्व है। a इनवर्स का अस्तित्व,
इतनी बात तो कंफर्म हो गई कि इनवर्स उसमें निकल के आएगा। अब कैसे आएगा, क्या आएगा देखिए। तो सबसे पहले हमको यहाँ क्या बनाना है, 1 बनाना है, क्योंकि जब भी तो आइडेंटिटी बनेगी। भाई पहला अवयव क्या होता है आइडेंटिटी का, यानी कि जो आपकी तस्मक आगे होती है उसका पहला अवयव 1 है, और यहाँ हमें 1 बनाना है। तो 1 बनाने के 2 तरीके हैं, या तो हम 3 का भाग कर दें, या इसके साथ घटा के फिर 2 का भाग करें। अभी भाग करना पड़ता तो एक बार में ही कर लें। तो इस पूरी पंक्ति में, यानी कि इसकी और इसकी दोनों तरफ, तो हम दोनों तरफ ऑपरेशन एक समान लगाएंगे, और यहाँ इसका रफ भी दिखाएंगे करके, बहुत जल्दी होगा। देखिए इसमें हमने ऑपरेशन दिया कि R1 चेंज बाई 1/3 R1, तो 3 का भाग दे देंगे। तो इसको कैसे हम करेंगे देखिए, ये तो फटक से आप कर लोगे। तो 3 में 3 का भाग दोगे, 1 आएगा, यहाँ 1/3 हो जाएगा, यहाँ पर 1/3 हो गया, यहाँ 0 हो गया, और यहाँ 1, बाकी एक समान रहेगा। ठीक है, सॉरी 1, ज़्यादा समझ में आ गया। अब देखिए 1 ये है, और 1 के नीचे आता है 0, नीचे आया है 0, यहाँ 0 बनाना है। ऐसे ही चलना है, पहले 1 बनाया फिर 0 बनाया, फिर यहाँ पे 1 बनेगा, फिर ऊपर 0 बनेगा। बस यही 4 चीजें करनी है। देखिए सबसे पहले इसको 0 बनाया, तो इसको इसके साथ जोड़ दें तो 0 बन जाएगा ना। तो हम देखते हैं, इसमें ऑपरेशन लगाते हैं, R2 चेंज बाई क्या, इसके साथ जोड़ने हैं इसको, R2 प्लस का R1। यदि दोनों को हम जोड़ दें, इन दोनों को परस्पर जोड़ दिया जाए तो 0 बन जाएगा, जो हमें यहाँ पे 0 बनाना ही है। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए इसको इस तरीके से लिखेंगे हम रफ वर्क में। R2 रखी हमने, R2 क्या है, -1 2 0 1, पुरानी R2 है ना, ठीक है, पुरानी R2। अब नई जो R1 हम जोड़ रहे हैं वो रखेंगे, R1 पुरानी R1 क्या है, 1 1/3 और 0। अब इनको आपस में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो नई जो R2 आएगी वो क्या आएगी, -1 + 1 0, 2 + 1/3 कितना होगा, 3 7/3, ठीक, 1/3 और 1, ठीक है। तो नई जो R2 आई वो ये आई। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए पहली तो एज इट इज 1/3 0 1, और नई वाली आ रही है 0 7/3 और 1/3 और 1। ज़्यादा समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ हमें 1 बनाना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 था, यहाँ हमें क्या बनाना है, 1 कैसे बनेगा, 3/7 का यदि हम इसमें गुणा कर दें तो यहाँ 1 बन जाएगा। ठीक है, तो यही करना है, पहले 1 बनाओ, फिर उसके नीचे 0, फिर यहाँ 1 बनाओ, उसके ऊपर 0, 2/2 तो बहुत आसान है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 1 कब बनेगा, 3/7 का इसमें गुणा करना है। तो यहाँ देते हैं ऑपरेशन हम, R2 चेंज बाई 3/7, यानी कि 3/7 गुणा R2। ठीक है, अब ये बदल के क्या हो जाएगा, देखो ये ऑपरेशन देने पर ये आ जाएगा हमारा, पहली में तो कोई हमने बदलाव नहीं किया है, पहली तो जैसी थी वैसी लिखी जाएगी। ठीक है, पहले पहली लिख दीजिए आप, 1/3 0 1। दूसरी में हमने 3/7 का गुणा किया, तो 0 करोगे तो 0 रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं। यहाँ 1 आ गया, यहाँ पर 3/7 का गुणा किया आपने, तो 3 से 3 कट गया, 1 कितना रह गया, 7 रह गया। यहाँ पे 3/7 को दो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक, अब यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, बस इसको 0 बनाना है हमको, केवल 1/3 की जगह 0 आ जाए, हमारा काम वही कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ देखिए कि यदि हम इस 1 की मदद से, क्योंकि रो ऑपरेशन लगाना है हमको, यो नहीं कर सकते हम, ऊपर नीचे देख सकते हैं, तो इसमें हम 1/3 का गुणा करें और इसमें से इसको घटा दें। यानी कि अगर हम ऑपरेशन दें इसमें कि R1, क्योंकि R1 में ही तो है 1/3, R1 को बदल रहे हैं R1 माइनस का 1/3 R2 से, क्योंकि यहाँ 1 प्लस का है, माइनस का नहीं, प्लस का है। यहाँ माइनस का था, इसलिए जोड़ के 0 बना लिया था। समझ में आया। तो देखिए इसको लिखेंगे, इसका रबर यहाँ कर लेते हैं, रबर से जल्दी भी हो जाता है और समझ में भी आ जाता है। तो पुराना जो R1 है, पहले पुरानी R1 लिखी, R1 क्या है पुरानी, 1 1/3 1/3 0, और R2 क्या है
R2 में माइनस का कर रहे हो आप ना, माइनस का 1/3, तो देखो यहाँ 0 ही रहेगा। यहाँ किया आपने माइनस का 1/3 हो गया, ठीक है, ये माइनस का 1/3 ही कर दूँ डायरेक्ट, है ना, माइनस का 1/3 R2। अब देखिए यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1/21, क्योंकि 1/3 गुणा 1/7, 1/21, और माइनस का चिन्ह तो माइनस का 1/21, और लास्ट में कितना आ जाएगा, माइनस का 1/7। समझ में आ गया। अब इनको हल कीजिए तो नई जो R1 है वो बनेगी न्यू क्या बनेगी 1, ये 0, 1/3 माइनस 1/21, तो हल करेंगे तो 7 माइनस 1 6/21 बनेगा, है ना, 7 माइनस 1 6/21, और ये माइनस का 1/7, इसको हल कर लें आप, 2/7 आ जाएगा, 3 से काट दिया। तो यहाँ पर अगर देखें आप, इधर देखें आप, तो नई जो R1 आ रही है वो आ रही है 1 0 2/7 माइनस का 1/7, और यहाँ पे था 0 1 1/7 3/7। अब आप देखिए संक्रिया लगाते लगाते हम देख रहे हैं कि आई वाला जो अवयव था वो यहाँ आ गया है, जबकि था किधर, इधर। तो ये जो आया ए के गुणे में, ये क्या है, ए इनवर्स। तो इसमें से हम देखें तो ए इनवर्स का मान कितना हो गया, 2/7 माइनस का 1/7, 1/7 और 3/7, जिसमें से हम 1/7 कॉमन ले लें सभी अवयवों में से, तो ये बनता है 2 माइनस 1 1 3। समझ में आया, क्लियर है, बहुत ही आसान तरीका है। चलिए स्तंभों का जो स्तंभ से हम करेंगे वो अगली वीडियो में हम समझाते हैं, इसकी प्रैक्टिस करो। अगली वीडियो में हम आपको 3x3 कोटि का भी व्युत्क्रमावयव करना सिखाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने ये वीडियो अच्छी तरह समझ ली होगी, और जो मैंने पॉइंट नोट करवाए हैं, लिखवाए हैं, उनको ज़रूर आप कॉपी पे उतार लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।